हेलो एवरीवन। ये विजन आईएएस की मैगजीन है सितंबर 2025 के लिए। इसमें पहला टॉपिक है नैतिक सत्यनिष्ठा, मोरल इंटीग्रिटी। इसमें यहाँ पर सत्यनिष्ठा की बात करें तो इसमें सत्यनिष्ठा जैसे कि ईमानदारी, दृढ़ नैतिक सिद्धांत और मूल्यों का पालन से संबंधित होती है। सत्य के प्रति निष्ठा, सत्य की तरफ को जाना, ईमानदारी होगी, और जो नैतिक सिद्धांत होते हैं, मौलिक होते हैं, मूल्य होते हैं, उनका पालन करने से रिलेटेड होती है। इसमें जो व्यक्ति होता है धोखे, झूठ से दूर रहता है, जिससे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। तो इसमें नैतिक सत्यनिष्ठा के बारे में है। इसमें जो C.S. लुइस हैं, इनके बारे में बताया गया है कि जो सत्यनिष्ठा है, सही कार्य करना होता है तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। जब हमें कोई नहीं देख रहा हो तब भी हम काम कर रहे हैं, तो वही होती है सत्यनिष्ठा, और सही से काम कर रहे हो, ईमानदारी से। इसमें यही बताया गया है। इसमें नैतिक सत्यनिष्ठा, इसकी परिभाषा है, नैतिक सत्यनिष्ठा जैसे कठिन परिस्थितियां होती हैं उसमें नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करना नैतिक सत्यनिष्ठा कहलाती है। ये विश्वास, अभिव्यक्ति और कर्म के बीच आंतरिक एकरूपता को दर्शाती है। विश्वास को भी, अभिव्यक्ति को भी, और कर्म के बीच जो आंतरिक एकरूपता है। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर 4। यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय और व्यवहार बाहरी दबावों का या प्रलोभन के परवाह किए बिना नैतिक मानकों के अनुरूप हों। अब जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो बाहरी दबाव को ना माने, प्रलोभन जैसे उसको कोई गिफ्ट दिए जाए कि हमारा काम कर दो, उनको भी ना माने, उनकी परवाह किए बिना नैतिक मानकों के अनुरूप वो अपना काम करे। अब इसमें देखते हैं नैतिक सत्यनिष्ठा के तत्व कौन कौन से होते हैं। निरंतरता जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, और ईमानदारी जैसे कि अभिव्यक्तियों और कार्यों में सच्चाई और पारदर्शिता। साहस, इसमें नैतिक सिद्धांतों के लिए खड़े रहना, जवाबदेही, अपने कार्यों और उनके प्रभावों की जिम्मेदारी भी लेना कि हमने सही किया तो हमने किया है, गलत किया तो हमने किया है। आत्म जागरूकता, अपने मूल्यों और प्रेरणाओं को समझना। इसमें यहाँ पर सामान्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है, ये हितधारक, और यहाँ पर चिंताएं क्या हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति के लिए चिंताएं क्या होंगी, जैसे व्यक्तिगत विश्वसनीयता और भरोसामंदता का निर्माण करना, इसमें हित है। और इसमें देखते हैं दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए नैतिक साहस विकसित करना। अब कोई भी सामान्य व्यक्ति है तो उसके दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार संबंधी चीजें होती रहती हैं, तो उसका विरोध करना और नैतिक साहस विकसित करना सामान्य व्यक्ति के लिए ये चिंता होती है। और ये जो सामान्य व्यक्ति होता है, विश्वसनीयता और भरोसेमंद का निर्माण करना ये चाहता है। इसमें लोक सेवक की बात करें तो जो लोक सेवक है, शासन में ईमानदारी और निष्पक्षता को बनाए रखना इसका कर्तव्य होता है लोक सेवक का। निजी लाभ के लिए पद के दुरुपयोग को रोकना भी होता है, निजी लाभ के लिए। पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित जो नागरिक केंद्रित शासन है उसको भी प्रदान करना। राजनीतिक दबाव और संस्थागत भ्रष्टाचार से सुरक्षा भी करना। राजनीतिक दबाव न माने, जो लोक सेवक है राजनीतिक दबाव न माने। जबकि एक एग्जाम्पल है जो IAS अधिकारी अशोक खेमका हैं, इनको राजनीतिक दबाव के कारण से ही 34 साल में इनका जो कार्यकाल रहा था 34 वर्ष का रहा था, और 34 वर्ष के कार्यकाल में इनको 57 बार ट्रांसफ़र होना पड़ा था, तबादला किया गया था 57 बार। अब ये देखा जा सकता है कि करीब करीब 7 महीने में एक बार इनका तबादला हुआ था। इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो घोटाले होते थे उनके प्रति आवाज़ उठाई, उनको बाहर लेकर आए कि क्या हो रहा था, उनका खुलासा किया था। भ्रष्टाचार के विरोध में इन्होंने काम किया था, और ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। 1991 में ये 1991 में ये हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी बने थे। न्यायपालिका की बात करते हैं, यहाँ पर संवैधानिक नैतिकता और न्याय के संरक्षक के रूप में कार्य करना। राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव से मुक्त होकर इसमें निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित भी करना, ये न्यायपालिका के हैं। इसमें कॉर्पोरेट जो लीडर है उसकी बात करते हैं। दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो,
जो दीर्घकालिक स्थिरता है, और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को भी बनाए रखना। ईमानदारी आधारित नीतियों के माध्यम से निवेशक और उपभोक्ताओं का विश्वास बनाना। राजनीतिक नेतृत्व, इसमें व्यक्तिगत या दलीय लाभ के बजाय जनहित को जन के हित में, इसमें व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, ये दल का नहीं होना चाहिए, जनहित के बारे में इसमें प्राथमिकता देना है। निष्पक्षता, समानता, समावेशिता के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं इनको बनाए रखना। यह सुनिश्चित करना कि नीतियां और निर्णय नैतिक रूप से सुदृढ़ और जन केंद्रित हों। इसमें समग्र समाज की क्या हित और चुनौतियां हैं। ईमानदारी, निष्पक्षता और न्याय की जो संस्कृति है उसका विकास करना। लोभ, लालच, भौतिकवाद, दंड मुक्ति के कारण जो मूल्य के क्षरण से सुरक्षा भी। स्थायी शासन, नैतिक नेतृत्व और सामाजिक सामंजस्य इसमें सुनिश्चित करना। नैतिक सत्यनिष्ठा को जो बाधित करने वाले कारक हैं वो क्या क्या हैं। नैतिक सत्यनिष्ठा वही जो नैतिक सिद्धांत, इसमें नैतिक सिद्धांत होंगे और नैतिक मूल्य होते हैं। नैतिक सिद्धांत और नैतिक मूल्य। अब जो सिद्धांत होते हैं, नैतिक सिद्धांत, वो मदद करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कहाँ पर हमें सही काम करना चाहिए और कहाँ पर गलत करना चाहिए, उसका यहाँ पर डिफरेंस बताते हैं कि उन दोनों में क्या अंतर है। और नैतिक मूल्यों, जैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। नैतिक मूल्य ये तय करते हैं कि ईमानदारी, सम्मान, दया और करुणा, इसके ये उदाहरण होते हैं। इसमें यहाँ पर नैतिक सत्यनिष्ठा को बाधित करने वाले जो कारक हैं ये है हितों का टकराव। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए देखें 2G स्पेक्ट्रम मामला। 2G स्पेक्ट्रम मामला क्या था ये, इसमें यहाँ पर 2008 का ये जो 2G स्पेक्ट्रम मामला है 2008 में, इसमें दूरसंचार कंपनियों को 122 लाइसेंस के आवंटन से संबंधित था, जो राजनीतिक और कानूनी विवाद था। इसमें 2008 में जो इसमें दूरसंचार कंपनियां थी 122, इसमें लाइसेंस आवंटन किए गए थे। तो बाद में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इन लाइसेंसों को रद्द कर दिया और बोला कि ये असंवैधानिक और मनमाना तरीका है। और इसमें जो उस टाइम पे दूरसंचार मंत्री थे इसमें ए राजा, इनको भी इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो भी इसमें शामिल थे। इसमें यहाँ पर सरकार को भी इसमें नुकसान हुआ, करीब सरकार को घाटा हुआ था 1.76 लाख करोड़ रुपए का। और ये CAG की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया था कि इसमें कितने का घाटा हुआ था। यही था 2G स्पेक्ट्रम मामला। ये उदाहरण देखने को मिलेगा। इसमें हितों में टकराव था, व्यक्तिगत लाभ और सार्वजनिक कर्तव्य। इसमें लाइसेंस आवंटन ने निजी हितों को प्राथमिकता दी थी। जो निजी हित थी, जो कंपनियां थी, उनको 122 जो यहाँ पर इसमें दूरसंचार कंपनियां थी उनको 122 लाइसेंस के आवंटन से संबंधित था और जनता का विश्वास इसमें कमजोर हुआ था। संस्थागत और प्रणालीगत दबाव, जैसे नौकरशाही के लाल फीताशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप, ये जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले, इसमें संस्थागत कमजोरी ईमानदारी को ये कमजोरी करती है। लोभ, लालच और भौतिकतावाद, जैसे उपभोक्तावाद, धन एवं शक्ति की लालसा अनैतिक व्यवहार को ये बढ़ावा देती है। जैसे यहाँ पर इसमें यही मामला है जो सत्यम घोटाले जैसे कारपोरेट घोटाले लोभ पर ये आधारित है और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी भी हुई थी। इस मामले में जो सत्यम घोटाला है ये कारपोरेट घोटाले से संबंधित है। पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव भी इसमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर सूचना का अधिकार है 2005 का, इसमें यहाँ पर सूचनाओं की जो पहुँच है वो कमी ने कल्याणकारी योजनाओं में अनियंत्रित भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जो सही सूचना है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। सहकर्मी और सामाजिक दबाव, जैसे एडवर्ड स्नोडेन जो निगरानी प्रणालियों को ये उजागर करने के लिए बताते हैं कि कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे समूह के खिलाफ जाने के परिणाम का भी पता चलता है। अगर समूह के खिलाफ जाते हैं तो उसका परिणाम पता चलेगा तभी कि उनके साथ में व्यवहार कैसा किया जाता है।
अनैतिक व्यवहार और दंड से मुक्ति की जो संस्कृति है, भ्रष्टाचार या अनैतिक आचरण को दंडित नहीं किया जाता। अनैतिक व्यवहार और दंड से जो मुक्ति की संस्कृति है, भ्रष्टाचार या अनैतिक आचरण, इसको दंडित नहीं किया जाता। इससे सत्यनिष्ठा जो होती है वो हतोत्साहित होती है। इससे हतोत्साहित होगी जो सत्यनिष्ठा वो कम होगी। जैसे चुनावी राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि, उम्मीदवार अक्सर जीत जाते हैं। इसमें जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार होते हैं वो जीत जाते हैं, ऐसा आंकड़ा भी है और यह धारणा मजबूत होती है। अनैतिक आचरण पुरस्कृत भी होते हैं, जो अनैतिक आचरण है, जिन्होंने अनैतिकता की है। अब इसमें यहाँ पर नैतिक सत्यनिष्ठा का महत्व क्या होता है, ये व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत विश्वसनीयता और भरोसेमंद। इसमें सत्यनिष्ठा विश्वास बढ़ता है तो इसमें सभी को प्रेरित भी होंगे। और जैसे उदाहरण के लिए रतन टाटा ने नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं, परोपकार, विनम्रता के माध्यम से नैतिक सत्यनिष्ठा का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इसमें इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल, इसको लिखा जा सकता है जो रतन टाटा हैं उनके बारे में। ये व्यावसायिक प्रथाओं से रिलेटेड है। जटिल परिस्थितियों में नैतिक मार्गदर्शक, जैसे जलवायु न्याय निगरानी के लिए AI का उपयोग करना। यहाँ पर इनके द्वारा विशल ब्लोअर ने सुरक्षा स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने में सत्यनिष्ठा की भूमिका को दर्शाया। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं विशल ब्लोअर क्या होता है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे कोई संगठन है, ये सरकार के भीतर, हम मान लेते हैं जैसे कोई संगठन है, संगठन और सरकार है, उनके भीतर से कोई एक व्यक्ति आता है और बाहर आके बता देता है चीज़ों को कि क्या गलत हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या गलत किया जा रहा है, अनैतिक क्या है, खतरनाक गतिविधि, उनकी रिपोर्ट आकर ये बाहर दे देता है। ये एक व्यक्ति होता है, आकर बाहर जानकारी दे देता है, उसी कोई विसल ब्लोअर कहा जाता है। और इसमें जो ये व्यक्ति होता है मोस्टली उसी संगठन का होता है, उसी संगठन का ये सदस्य होता है और ये गलत कार्यों को ये उजागर करता है जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके। ये संगठन का भी हो सकता है और ये सरकार का भी व्यक्ति हो सकता है। इसने सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच में संतुलन बनाने में सत्यनिष्ठा की भूमिका को दर्शाया। जैसे यहाँ पर NHAI एक इंजीनियर सत्येंद्र दुबे ने स्वर्णिम चतुर्भुज में जो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था, ये सत्येंद्र दुबे, इन्होंने सत्यनिष्ठा का पालन किया और ये इसमें विसल ब्लोअर बने। जो चतुर्भुज परियोजना थी उसमें भ्रष्टाचार का बताया कि कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है। NHAI लोक प्रशासन एवं शासन, इसमें भ्रष्टाचार की रोकथाम, जैसे कि IAS अधिकारी अशोक खेमका, इनके बारे में ये एग्जाम्पल। ये तो जहाँ पर भी भ्रष्टाचार की बात की जाए तो वहाँ पर इनका एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। IAS अधिकारी अशोक खेमका, इनका कार्यकाल 34 वर्ष का रहा था और इनके 34 वर्ष के कार्यकाल में 57 बार इनको तबादले का सामना करना पड़ा था, लगभग 7 महीने में। और सूचना के अधिकार अधिनियम नागरिकों को अधिकारियों से सत्यनिष्ठा की मांग करने का ये अधिकार देता है। नागरिक केंद्रित शासन भी है, जैसे यहाँ पर नागरिक केंद्रित शासन होना चाहिए। जैसे मेट्रोमैन E श्रीधरन, इन्होंने पारदर्शी कॉन्ट्रैक्ट परियोजनाओं का समय का यहाँ पर पूरा सुनिश्चित किया था। और सिंगापुर की लोक सेवा समिति जैसे निष्पक्षता सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करती है कि यह एक वैश्विक मानक बन गया है जो सिंगापुर का है। जनता का विश्वास बहाल करने के लिए जैसे भारत के निर्वाचन आयोग है, ये मॉडल आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में विश्वास पैदा किया है। भारत के जो निर्वाचन आयोग है न्यायपालिका में संवैधानिक नैतिकता को कायम रखती है। जो न्यायपालिका है संवैधानिक नैतिकता में ये कायम रखती है। जैसे यहाँ पर अब इसमें देखें नवतेज जौहर मामला 2018 का है ये, और इसमें समलैंगिकता है इसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखा था। अब इसमें देखते हैं जो नवतेज जौहर मामला 2018 में जो IPC की धारा है, IPC की धारा 377 को आंशिक रूप से इसमें निरस्त कर दिया गया था। पूरी कंप्लीट तरीके से नहीं, आंशिक रूप से पार्सली इसको
यहाँ पर निरस्त कर दिया गया, जो प्रकृति के विरुद्ध शारीरिक संबंध को अपराध मानते थे। ये इसमें अपराध था कि जो समलैंगिक लोग होंगे वो शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। तो इस धारा को निरस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यही था नवतेज जौहर मामला 2018 का। कॉरपोरेट क्षेत्र और व्यावसायिक नैतिकता, इसमें यहाँ पर जो नैतिक व्यावसायिक व्यवहार, ये सत्यनिष्ठा, अनैतिक शॉर्टकट जैसे कर चोरी, श्रम शोषण और पर्यावरणीय क्षति को ये रोकती है। और इसमें नारायण मूर्ति, अब नारायण मूर्ति इनके बारे में देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं कि कहाँ पर कैसे है। अगर किसकी बात की जा रही है तो कहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल लिखना है। अब जब कॉरपोरेट की बात की जाएगी ना और व्यावसायिक नैतिकता की बात की जाएगी तो नारायण मूर्ति इनका एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। इन्फोसिस ने पारदर्शिता, कॉरपोरेट गवर्नेंस और कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार के लिए प्रतिष्ठा इन्होंने हासिल की थी। अब इसमें देखते हैं जो नारायण मूर्ति, एक ये थे और 6 और थे, ये इंजीनियर थे। जो नारायण मूर्ति इंजीनियर थे, 7 इंजीनियर। इन्होंने इन्फोसिस जो एक छोटा स्टार्टअप था स्टार्टिंग में और भारत की सबसे बड़ी ये आईटी कंपनियों में से एक बन गई थी। तो इन्फोसिस की इन 7 इंजीनियरों के द्वारा स्थापना की गई थी 1981 में की गई थी 7 इंजीनियरों के द्वारा। और इसमें ये एक छोटा स्टार्टअप था और बड़ी आईटी कंपनी बन गई थी। और इसने वैश्विक स्तर पर नवाचार, नैतिक व्यावसायिक जो प्रथाएं थी और कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण की स्थापना की थी। इन्होंने इसमें जो कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण है उसकी स्थापना की थी। इसके माध्यम से नारायण मूर्ति और 6 और इंजीनियर थे। और इन्फोसिस के बारे में, जो इन्फोसिस है ये एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय परामर्श और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। व्यवसाय परामर्श और प्लस जो आउटसोर्स होंगे वो सेवाएं इसमें प्रदान की जाती हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो है बेंगलुरु में है और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें आगे पर्यावरण, सामाजिक शासन मानदंड है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार कॉरपोरेशन के लिए ये एक फ्रेमवर्क है। इसमें जैसे ऑटोमोटिव दिग्गज टोयोटा इसमें लिखा जा सकता है जब पर्यावरण और सामाजिक की बात की जाए। इन्हें जो एग्जाम्पल है पहले से लिख लेने चाहिए, क्योंकि जो एथिक्स का पेपर होता है तो उसमें जहाँ भी जिस चीज़ की बात की गई है उसमें लिखा जा सके कि हाँ इन्होंने इसमें ऐसा किया था। ऑटोमोटिव दिग्गज टोयोटा ने 2025 तक नेट जीरो उत्सर्जन करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। जो ऑटोमोटिव ये टोयोटा है। नागरिक समाज की सक्रियता और पत्रकारिता, अब इसमें जो सत्यनिष्ठा खबरों की सनसनीखेज बनाने के बजाय जो तथ्यों को प्राथमिकता दी जाए और जो फेक न्यूज़ हैं उनको रोकने का प्रयास भी किया जाए। जैसे कोविड-19 के दौरान नैतिक पत्रकारिता ने गलत सूचनाओं के प्रसार को रोककर लोगों की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो गई थी। कोविड नैतिक पत्रकारिता की जो गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका गया था। इसमें जैसे देखा जा सकता है अन्ना हजारे, इनका जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था ये 2011 में हुआ था। जो भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना हजारे इनके द्वारा आंदोलन किया गया था 2011 में। और इसके द्वारा एक मजबूत लोकपाल विधेयक पारित करने की भी मांग की थी इस आंदोलन में। और भ्रष्टाचार के विरोध में था ये। प्रौद्योगिकी और डिजिटल युग में किस तरीके से होती है इसकी भूमिका, जैसे निगरानी, गोपनीयता, एल्गोरिथ्म संबंधी पूर्वाग्रह होते हैं। नैतिक सत्यनिष्ठा इसमें आवश्यक होते हैं। अब इसमें इसके निष्कर्ष की बात की गई है। निष्कर्ष जो नैतिक सत्यनिष्ठा है इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। एग्जाम्पल देकर भी बताया जा सकता है कि इन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई थी। जैसे महात्मा गांधी जी हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि नैतिकता ही सभी चीज़ों का आधार है और सत्य ही सभी नैतिकताओं का सार है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिखा जा सकता है निष्कर्ष में। इसमें ये केस स्टडी दी गई है। यहाँ पर ये अधिकारी हैं और गंभीर जल संकट से ग्रस्त क्षेत्र में जिला कलेक्टर है। जिला कलेक्टर के रूप में ये तैनात हैं और एक निजी बहुराष्ट्रीय कंपनी के बड़े पैमाने पर भूजल निष्कर्षण परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है इसमें बिग टेक कंपनियां
और एआई की नैतिकता एक बढ़ती नियामक चुनौती है ये। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिग टेक के प्रभुत्व को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। एआई टेक जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेकर और अमेरिकी अदालतें एआई के उपयोग सहित गूगल के सर्च में एकाधिकार की जांच भी कर रही हैं। और ये मामले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रशिक्षण में कॉपीराइट सामग्री के उपयोग, इंटरनेट पर डिजिटल एकाधिकार बनाने, इसको लेकर एआई के खिलाफ कानूनी चुनौतियों की बढ़ती प्रवृत्ति को ये दर्शाते हैं। अब इसमें देखते हैं हितधारक और इधर हित और चिंताओं की बात की गई है। बिग टेक जो एआई कंपनियां हैं, इसमें बाजार का प्रभुत्व, उच्च लाभ और यहाँ पर वैश्विक विस्तार भी होता है। और इसमें एल्गोरिथ्म, डेटा सेट और नवाचार पर नियंत्रण किया जाता है। शेयरधारक मूल्यों को अधिकतम करते हुए इसमें जनता का विश्वास भी बनाया जाता है और कंटेंट क्रिएटर्स, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। ये होता है जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनके कार्यों के उपयोग के लिए उचित मुआवजा और स्वीकृति भी दी जाती है। इसमें उपभोक्ता जैसे कि उपभोग करने वाले होंगे, किफ़ायती, सुरक्षित और भरोसेमंद एआई सेवाएं होती हैं। गोपनीयता और संवेदनशीलता जानकारी की सुरक्षा दी जाती है। सरकारें, इसमें इनके हित और चिंताएं क्या होंगी, जैसे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, डिजिटल एकाधिकार को रोका जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, सतत विकास के लिए नवाचार, विनियमन में संतुलन स्थापित करना और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध ज्ञान के निजीकरण को भी इसमें रोकना। समग्र समाज में जैसे एआई का दीर्घकालिक, नैतिक, न्याय संगत और सतत उपयोग किया जाता है। जो समग्र समाज है, सभी समाज के द्वारा तकनीकी लाभों का उचित विवरण भी होता है, जो भी उसमें लाभ होते हैं। एआई सिस्टम गलत सूचना, लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण जैसे अपरिवर्तनीय नुकसानों से सुरक्षा की जाती है। इसमें एआई एलएलएमएस के संचालन के संबंध में जो नैतिक चिंताएं हैं, एक तो डिजिटल एकाधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा, जैसे यहाँ पर डेटा को लेकर, एल्गोरिथ्म और बाजारों पर नियंत्रण से। कॉपीराइट में इसमें यहाँ पर इसका उदाहरण भी दिया गया है, जैसे फ़ोन में डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में गूगल का प्रभुत्व कंपनी के लिए एक डिजिटल एकाधिकार बनाता है। कॉपीराइट में बौद्धिक संपदा अधिकार, इसका उल्लंघन, यहाँ पर जैसे मुद्दे, यहाँ पर उचित मुआवजे की निष्पक्षता जैसे मुद्दे भी ये सामने आते हैं, जैसे कांट के कर्तव्य सिद्धांत का उल्लंघन भी करता है, जैसे क्रिएटर्स को केवल उनके कंटेंट के उपयोग का साधन न मानकर एआई के प्रशिक्षण के लिए उचित मुआवजा दिए बिना केवल एक लक्ष्य के रूप में माना जाए। इसमें यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं, गोपनीयता और संवेदनशील जानकारी। उदाहरण इसमें जैसे दक्षिण कोरिया ने चीनी एआई जो ऐप डीप सीक है के नए डाउनलोड निलंबित कर दिए गए। सार्वजनिक ज्ञान का निजीकरण भी इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है विकिपीडिया का। कॉर्पोरेट लाभ बनाम नैतिकता और नॉर्थ साउथ विभाजन जैसे क्रिएटर्स की जो कृतियाँ हैं उसका उपयोग बिना सुरक्षा उपायों के किया जाता है। डिजिटल उपनिवेशवाद और आर्थिक असमानता को ये गहरा करता है। इसमें यहाँ पर इसकी स्थिति की बात की गई है, कोई विशिष्ट इस पे कानून नहीं है। और भारत में वर्तमान एआई प्रशिक्षण के लिए सहमति, लाइसेंसिंग, डेटा स्वामित्व से संबंधित स्पष्ट कानूनी भी प्रावधान नहीं है। और साथ ही स्वास्थ्य, बैंकिंग क्षेत्रों में जो एआई नियम है अभी तक भी इसमें नहीं बनाए गए हैं। भारत में भी इसका कोई कानून नहीं है, जैसे लाइसेंस के मामले में और स्वास्थ्य बैंकिंग के मामले में अभी तक भी नहीं बनाए गए हैं जो भी कानून हैं। और अन्य कानून देखें जैसे आईटी 2000 का मामला है, इसमें यहाँ पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, कॉपीराइट अधिनियम 1957 और प्रतिस्पर्धा जो अधिनियम 2002 अप्रत्यक्ष रूप से एआई विनियमन के लिए ये यहाँ पर अधिनियम है। डायरेक्ट इसके लिए कोई भी कानून नहीं है भारत में। वैश्विक स्तर में देखते हैं तो कानून यूरोपीय संघ का जो एआई अधिनियम है ये दुनिया का पहला व्यापक
व्यापक एआई कानून है जो यूरोपीय संघ का है, ईयू का, यूरोपियन यूनियन का। इसका उद्देश्य सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय एआई प्रणालियां सुनिश्चित करना है। और एआई की जो नैतिकता है, यूनेस्को की 2021 की सिफारिश से ये एआई नैतिकता पर ये पहली वैश्विक मानक है। भारत ने भी इन सिफारिशों को अपनाया है जो एआई की नैतिकता पर यूनेस्को की 2021 की सिफारिश है। और अन्य वैश्विक प्रयास किए गए जैसे कि G20 के द्वारा, यहाँ पर यूके एआई शिखर सम्मेलन 2023, बिली चली जो घोषणा पत्र है उसमें भी, और लोगों एवं गृह के लिए समावेशी सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पेरिस एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। इसमें आगे की राय है जैसे कि वैदिक फ्रेमवर्क को इसको मजबूत किया जाए, न्याय संगत उपयोग और मुआवजे को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, एकाधिकार को इसमें रोकना, गोपनीयता और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा, ज्ञान और पहुंच का लोकतांत्रिकरण, कॉरपोरेट लाभ और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन, वैश्विक संधि और भारत में संस्थागत क्षमता का निर्माण करना। इसमें यहाँ पर निष्कर्ष भी दिया गया है जो जनरेटिव एआई है इसमें परिवर्तनकारी क्षमताएं हैं, अनियंत्रित एकाधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है और गोपनीयता संबंधी जोखिम, न्याय और समानता के लिए इसमें खतरा भी है। अब इसमें मजबूत विनियमन, नैतिक नवाचार और वैश्विक सहयोग के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण होना जरूरी है, जो भी इसमें ये जोखिम किए जा रहे हैं, जिससे एआई का शोषण नहीं बल्कि सशक्तिकरण का साधन बन सके।